राजनीतिक पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। हर दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान में करीब 2.5 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया है 2024 का पहला ओपिनियन पोल। पिछले 3 दिन से हम दर्शकों को देश का मूड बता रहे हैं। कल देश की फाइनल तस्वीर दिखाने के बाद आज बारी दिग्गजों की सीट के ओपिनियन पोल की। आज हम देश की 50 वीवीआईपी सीट का ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। इस सर्वे में संबंधित क्षेत्र के वोटर्स की राय शामिल है। इसमें मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। देश के गर्म सियासी माहौल के बीच एबीपी न्यूज पिछले 4 दिन से लगातार ओपिनियन पोल दिखा रहा है। देश का मूड बता रहे हैं हम कि बीजेपी गठबंधन फिर से सत्ता में लौट सकता है क्या। हालांकि विपक्षी गठबंधन भी 2019 की तुलना में मजबूती से आज की तारीख में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि 15 जनवरी के बाद बीजेपी अपने कुछ उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर सकती है। बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी है। कांग्रेस की भी तैयारियां चल रही हैं। आज दिल्ली में बिहार, जम्मू कश्मीर और पंजाब के नेताओं के साथ कांग्रेस नेतृत्व की मीटिंग। वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर। गठबंधन को लेकर विपक्षी खेमे में बयानबाजी भी तेज हो गई है। हर सियासी हलचल के बीच एबीपी न्यूज आज लेकर आया है वीवीआईपी सीट्स का एग्जिट पोल। राजनाथ सिंह की सीट पर क्या होगा? स्मृति ईरानी इस बार अमेठी में आगे या पीछे? मथुरा में हेमा मालिनी का क्या होने वाला है? गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह, गोरखपुर में रवि किशन की सीट पर क्या रहने वाला है? बेगूसराय में गिरिराज सिंह जीतेंगे या हार जाएंगे? बिजली मंत्री आरके सिंह की सीट पर आरा में इस बार क्या होने वाला है? सब कुछ आपके सामने आने वाला है। तो अब टेलीविजन का रिमोट किनारे पर रखिए और एबीपी न्यूज पर हमारे साथ लगातार बने रहिए इस बड़ी कवरेज में। ओपिनियन पोल का आंकड़ा बता रहा है कि नरेंद्र मोदी सत्ता की हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में एनडीए को इस वक्त के सियासी माहौल में अधिकतम 335 सीट मिलती दिख रही है, मतलब बहुमत से बहुत आगे। हालांकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं ये आंकड़ा कम है। मुझे लगता है 350 से 400 के बीच में भी आंकड़ा जा सकता है। आप राज्यवार अगर विश्लेषण करेंगे गठबंधन का तो गठबंधन स्टैंड ही नहीं करता। 440 का झटका लगने वाला है कांग्रेस पार्टी को और उनके जो कुनबे के साथी हैं उनको। कांग्रेस की जो जिस खटारा गाड़ी में उसके कुनबे के खुर्राट सवारी बैठी हुई है, वो तो सामने जो है वो गड्ढा, पीछे खाई। ओपिनियन पोल के आंकड़ों के बाद देश के सियासी माहौल में हलचल तेज है। यूपी से लेकर पंजाब तक, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। ये 55 से 60% वोट तो इंडिया गठबंधन के पास है। कौन हरा देगा इंडिया गठबंधन को? लोगों ने 20-21 महीनों में देख लिया कि इससे 100 गुना अच्छे कांग्रेस के लोग। तो इसलिए मेरे को लगता कि ये बेस्ट ऑप्शन लोगों ने ये चुना कि कांग्रेस की तरफ हम वोट देंगे। विपक्षी गठबंधन खुद को मजबूत करने की तैयारी में जुट गया है। बीजेपी 400+ के प्लान को आगे बढ़ाने में जुटी है। इसी कड़ी में गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। सियासी गुणाभाग के बीच आज हम आपको देश का वीवीआईपी सीटों का ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। मोदी, राहुल, राजनाथ और सोनिया गांधी की सीट का हाल क्या है? डिंपल, स्मृति, हेमा क्या फिर से कमाल करेंगी? यूपी और बिहार के दिग्गजों की किस्मत का ओपिनियन पोल अब आपके सामने है। तो वीवीआईपी सीट्स का ओपिनियन पोल और हमारे साथ स्पेशल शो में बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं, साथ में वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी और रामकृपाल सिंह जी लगातार आज के शो में हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत स्वागत आप सभी का। तो आइए शुरुआत करते हैं देश की सबसे वीवीआईपी सीट के साथ। देश की सबसे वीवीआईपी सीट कौन सी?
जरा सा दिमाग पर जोर डालेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं बात कर रही हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट की। पांच, 4, 3, 2, 1। और ये नतीजा आपके सामने, और आप देख रहे हैं किस तरीके से ये हरा सिग्नल यहां पर बजता हुआ नजर आ रहा है। और हरी सिग्नल का मतलब है, हरी लाइट का मतलब है बड़े अंतर से आगे। ये मतलब इस सबसे बड़ी वीवीआईपी सीट का, वीवीआईपी ओपिनियन पोल में वाराणसी की सीट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में भी इस सीट पर जब चुनाव मैदान में उतरेंगे तो बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगे। 14 से ये सिलसिला शुरू हुआ। 2014 पहली बार जब वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत दर्ज की। 19 में यह सिलसिला आगे बढ़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जीत के फासले को और बढ़ाया और बड़ी जीत दर्ज की। और अब 2024 के लिए जो तस्वीर उभर रही है वो यही बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वीवीआईपी सीट, वाराणसी सीट, और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बम्पर जीत हासिल करेंगे। मुझे लगता है इसमें तो कहीं भी किसी के भी मन में कोई शक शुबा की गुंजाइश होगी नहीं, राकेश सिन्हा जी। लेकिन सवाल मेरा यह है कि 2014 में 57% के आसपास वोट शेयर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खींचा था। उसके बाद 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 65% के आसपास पहुंच गया था। और अब 2024 जब ओपिनियन पोल का आंकड़ा यह कह रहा है कि जीत बड़ी होगी, तो फिर आपको क्या लगता है जो वोट प्रतिशत रहेगा उसमें कहां तक यह आंकड़ा पहुंचेगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी वाराणसी से 80% से अधिक मत लाएंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जीत तो सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के भी लोग जानते हैं और आरजेडी और जेडीयू के लोग भी जानते हैं, समाजवादी पार्टी भी जानती है। उस पर तो कोई नई बात नहीं है। जो बात मैं कहना चाहता हूं, जो पूरे भारत के सांसदों के लिए एक लेसन है, पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी ने अपने क्षेत्र को एक सांसद के रूप में देखा है। प्रधानमंत्री का दायित्व निभाते हुए, अपने ग्लोबल भूमिका को देखते हुए उन्होंने वाराणसी को कभी उपेक्षित नहीं होने दिया और उसकी जरूरतों को, उसकी आवश्यकताओं को और वाराणसी की संसद क्षेत्र की सेवा उन्होंने एक सांसद के रूप में अफसरों पर निर्भर होकर नहीं, अधिकारियों पर निर्भर होकर नहीं, एक सांसद के रूप में किया, एक कार्यकर्ता के रूप में किया। जितने पार्टी के कार्यक्रम होते हैं जो हम सांसद अपने क्षेत्र में करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको बेहतरीन ढंग से किया। तो जो मैं अंत में कहना चाहता हूँ, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक और मनमोहन सिंह जी तो खैर आप जानते हैं कि लोकसभा से आए नहीं थे, तो इन सब लोगों का जो सीट था कभी सुरक्षित नहीं रहता था उनकी लोकप्रियता के बावजूद। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको शायद वाराणसी जाने की आवश्यकता नहीं है। वे पूरे देश घूमेंगे, वाराणसी नहीं जाएंगे तब भी 80% आएगा। राकेश सिन्हा जी कह रहे हैं कि साहब जाएंगे भी नहीं ना वाराणसी तो भी इतना काम किया है और इस तरीके का संबंध अपने संसदीय क्षेत्र से बनाया है कि इस बार 2024 में रिकॉर्ड 80% मतों के साथ जीत दर्ज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभय जी। रोमाना जी, अभी कुछ दिन पहले ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर वाराणसी में आया हूं। वो क्योटो तो नहीं बना जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था। बहुत बुरी परिस्थितियां और उससे पहले की तुलना में वाराणसी की है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए लेने गया था कि वहां पर सैकड़ों किसानों के साथ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो किसान ये कह रहे थे कि हमें मार मार कर अधमरा कर दिया, सरकार ने हमारी ज़मीन छीन ली। ये सच्चाई वाराणसी की थी जो सारे अखबारों ने भी प्रकाशित किया था। हाँ ठीक है, टेलीविज़न की डिबेट में हम महिमा मंडन कर सकते हैं, 400 सीटें 350 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए दावा कर सकते हैं। 50% वोट नहीं, 50% सीटें भारतीय जनता पार्टी की पूरी देश में रह जाएगी। ये इसी प्रकार का अहंकार 2004 में अटल जी की सरकार में भी था, जब शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था। सारे फिल्मी एक्टर एक्ट्रेसेस को शामिल करा रहे थे और कह रहे थे कि हम प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएंगे और धाराशाही भारतीय जनता पार्टी हुई थी। वही हाल इस बार
फिर से देश में होगा बेतहाशा महंगाई, बेतहाशा बेरोजगारी, संसाधनों की लूट। धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहे हैं और किसान की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन हो गई। ये देश इस बात का साक्षी है। किस बुनियाद पर? एक तो तर्क दें कि किस आधार पर देश के नागरिक भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट दे। कोई दो काम अगर गिना सकते हो हमारे विद्वान सांसद साथी तो उनसे पूछिएगा कोई दो काम। मुझे अगली सीट दिखानी है, लेकिन उससे पहले 30 सेकंड का समय राकेश सिन्हा जी आपको दे रही हूं मैं। जितने सवाल अभय दुबे जी की तरफ से खड़े किए गए सर। देखिए, कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास कितना अधिक है इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। भगवान इनके आत्मविश्वास को ऐसे ही बनाए रखे, इसी झूठे आत्मविश्वास में जीवित रहें। मैं एक बात जो कहना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता देखना है तो आप विकसित भारत संकल्प यात्रा में जाइए। पहली बार रोमाना जी भारत के इतिहास में 80% महिलाएं आ रही हैं, सभी कमजोर और साधारण परिवार की महिलाएं, और वह जो बोल रही हैं तो शायद रोमाना जी कभी आपको और हमको लगेगा कि हम टेलीविजन पर इतने सालों से बोलो से अच्छा बता रही हैं। एक महिला ने अभी कहा, मैं बेगूसराय के एक मटिहानी में था विकसित यात्रा में, इस यात्रा में उन्होंने कहा कि मैं जब मायके से ससुराल आई और अपनी उस युवावस्था में बाहर शौच के लिए नहीं जा पाती थी और मैं भोजन भी कम करती थी जिससे शौच नहीं जाना पड़े, और आज मोदी जी ने दिया। मैं मोदी जी को धन्यवाद। ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी का नहीं, सवाल उस दृष्टि का है, विजन एंड एक्शन। और आप साइनिंग इंडिया कर रहे हैं, ये विजन एंड एक्शन सड़कों पे चल रहा है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, विजन एंड एक्शन, जिससे आम व्यक्ति के जीवन में ये परिवर्तन आ रहा है, जिसका वो एहसास कर रहा है। अगली वीवीआईपी सीट है वो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वीवीआईपी सीट पर क्या होने वाला है? 5 4 3 2 1। बड़े अंतर से आगे अपनी वीवीआईपी सीट लखनऊ से राजनाथ सिंह बड़े अंतर से आगे। राजनाथ सिंह भी ये तीसरा मौका होगा 24 में, जब लगातार इस सीट से जीत दर्ज करेंगे। 2014, 2019 और इसके बाद 2024। मत भूलिए लखनऊ की यह सीट जो बीजेपी की गढ़ रही। दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस सीट से लगातार जीतते रहे। 2004 तक अटल जी इस सीट से जीते, जिसके बाद 2009 में लालजी टंडन ने इस सीट पर जीत दर्ज की और फिर 2014, 2019 राजनाथ सिंह इस सीट से जीत रहे हैं। और इस बार वीवीआईपी सीट का ओपिनियन पोल का आंकड़ा यह बता रहा है कि राजनाथ सिंह बड़े अंतर से इस सीट पर जीत दर्ज करेंगे। जल्दी से रुक करते हैं, हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उन्हीं का। अभय जी, एक और वीवीआईपी सीट जिस पर बड़े अंतर से बीजेपी जीत दर्ज कर रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सीट। देखिए रोमाना जी, सबसे अच्छा लिटमस टेस्ट है कि जो इन सांसद लोगों ने अपने गांव गोद लिए ना, जैसे प्रधानमंत्री जी ने जयापुरा लिया है, राजनाथ सिंह जी ने, उन गांव में चले जाइए, वो लिटमस टेस्ट होगा। वहाँ खासी नाराजगी देखने को लोगों को मिलेगी। जर्जर अवस्था में गांव है। मुझे याद है राजनाथ सिंह ने, भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह साहब ने घोषणा की थी पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश के कि चुनाव जिता दीजिएगा, 450 रुपये में मुफ्त में गैस का सिलेंडर होली पर ले जाइएगा। वो मुफ्त के सिलेंडर की बाट जो रहे हैं लोग। इन्होंने कहा था कि शक्कर 13 रुपये में देंगे, वो लोग बाट जो रहे हैं। इन्होंने समर्थन मूल्य के कानून का वादा किया, किसान बेहद आहत हैं। तो लखनऊ हो या वाराणसी हो, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इस बार सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है वो उत्तर प्रदेश से ही प्रारंभ होगा। दक्षिण भारत के दरवाजे से तो बाहर पहले ही भारतीय जनता पार्टी है, और सबसे बड़ा जहां से इनका पराभव प्रारंभ होगा वो उत्तर प्रदेश ही होगा। ठीक है सर, लेकिन थोड़ा सा तो आप यहाँ पर बड़ा दिल दिखा सकते थे। वैसे भी ये तो लखनऊ की सीट थी, लखनऊ तो वो जो बीजेपी का गढ़ हमेशा से लोकसभा सीट रही है। खैर, मैं आगे बढ़ रही हूँ और अब जिस सीट की मैं बात करने वाली हूँ वो सीट है जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद 5 बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं। भोजपुरी स्टार रवि किशन इस सीट से सांसद हैं। समझ गए ना, मैं गोरखपुर की बात कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। तो यहां आप देख रहे हैं, आपको हरी नहीं बल्कि ऑरेंज लाइट जलती हुई नजर आ रही है। और ऑरेंज लाइट का मतलब यह है कि ठीक ठाक अंतर से आगे, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, बड़ा अंतर नहीं है गोरखपुर लोकसभा सीट, लेकिन ठीक ठाक अंतर से यहां पर जीत दर्ज कर सकते हैं रवि किशन। और 2019 में रवि किशन यहां बड़े मार्जिन से जीते थे। रवि किशन का जीत का अंतर 3 लाख वोटों से ज्यादा का यहां पर रहा था।
अगली वीवीआईपी सीट का हम रुख करेंगे और यहां पर भी भोजपुरी स्टार हैं जिनकी किस्मत दांव पर है। अब बात आजमगढ़ की। 5 4 3 2 1। और लीजिए, आजमगढ़ की सीट पर लाल बत्ती जल रही है, मतलब सीट खतरे में आ गई है, मतलब यहां पर हार सकते हैं दिनेश लाल यादव। निरहुआ के नाम से मशहूर हैं। आप जानते हैं कि बाय इलेक्शन में ये सीट दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 2022 में जीती। इससे पहले ये मुलायम परिवार की सीट के तौर पर अपनी पहचान आजमगढ़ बनाता रहा। चाहे 14 हो 19 हो, ये वो सीट है जहां पर यादव परिवार खुद जीत दर्ज करता रहा। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव इस सीट पर जीते, लेकिन 2022 का यहां जो उपचुनाव हुआ उसमें जीत दर्ज कर ली दिनेश लाल यादव ने। धर्मेंद्र यादव को हराया था और जीत का अंतर तब भी बहुत ज्यादा नहीं था, 9000 के भीतर था। और ऐसे में ये सीट खतरे में। राकेश जी, आजमगढ़ की सीट खतरे में। देखिए, अभी जो चुनाव जो अभी सर्वे हो रहा है, जो आपने किया, उसमें आपके सर्वे पर मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ। किसी सांसद के बारे में लोगों की क्या राय है, लेकिन मैं दो बात यहाँ कहना चाहता हूँ जो चुनाव वास्तव में आए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव के लिए उतरेंगे और जब देश की पूरी परिस्थितियों का जायजा लेकर देश को एक अपना हिसाब किताब देंगे 9 साल का, 10 साल का, तब हमें लगता है कि परिस्थितियां बदलेंगी। जो अभी थोड़ी कमी किसी सीट पर आ रही है, वे प्रधानमंत्री ये मोदी मैजिक ही 2024 पे काम कर रहे हैं। मोदी मैजिक का मतलब यह है कि उन्होंने जो मोदी गारंटी दी है, अगर 11 करोड़ शौचालय की बात कही तो कही है, कोई सोच सकता था क्या कि करोड़ों लोगों को आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपए इलाज के लिए मिलेगा? कोई सोच सकता था क्या पूरी दुनिया के इतिहास में कह रहा हूं, द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज तक सभी देशों को, अफ्रीका के देश से लेकर यूरोप के देशों तक, जहां 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 2 जून तक लगातार राशन मिले। प्रधानमंत्री की जो एक गारंटी है, उस गारंटी के को लाभार्थी की जाति पैदा की है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा अब कोई जाति नहीं, अब जाति जुआ की, जाति गरीब की, जाति किसान की, जाति महिला की। यह जो प्रधानमंत्री जी ने एक सामाजिक क्रांति की बात कही है, जो लोहिया जी लेकिन राकेश जी, आप जितनी बातें गिना रहे हैं उसका फायदा फिलहाल आजमगढ़ में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और नहीं भूलना चाहिए कि आजमगढ़ में चाहे 14 हो 19 हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन चुनाव में भी यहां प्रचार किया था, लेकिन तब भी ये सीट जो है वो 14 में मुलायम सिंह यादव खुद, 19 में अखिलेश यादव जीते। आइए जरा वेस्टर्न यूपी का रुख करते हैं और वेस्टर्न यूपी की कुछ वीवीआईपी सीट्स, जिसमें शुरुआत पहले गाजियाबाद से करते हैं। क्या हो रहा है जनरल वीके सिंह की सीट पर? बचा पा रहे हैं या फंस रहे हैं? देखिए। 5 4 3 2 1। और लीजिए, ऑरेंज बत्ती यहां पर जलती हुई नजर आ रही है। जनरल वीके सिंह गाजियाबाद की सीट 14-19 पे लगातार इस सीट से जीत रहे हैं और ऑरेंज बत्ती जलने का मतलब यह है कि ठीक ठाक अंतर से वो इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। गाजियाबाद के बाद बात करते हैं एनसीआर में ही आने वाले उत्तर प्रदेश के एक और शहर नोएडा की। नोएडा लोकसभा सीट पर महेश शर्मा की साख दांव पर लगी हुई है, गौतम बुद्ध नगर। और वहां क्या रह सकता है मामला, ये समझिए। 5 4 3 2 1। महेश शर्मा बड़े अंतर से आगे। गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा के लिए कोई चुनौती नहीं। गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा जो लगातार 14-19 में जीत दर्ज करते रहे, 24 में भी कमोबेश उनके लिए रास्ता बिल्कुल आसान रहने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी महत्वपूर्ण सीट, जहां पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान फिलहाल लोकसभा एमपी हैं, उन्हीं की सीट पर क्या रह सकता है 24 में? मुजफ्फरनगर वीवीआईपी सीट का ये ओपिनियन पोल का आंकड़ा। 5 4 3 2 1। तो ये आप मुजफ्फरनगर का देख रहे हैं, यहां पर पीली लाइट जल गई है और पीली लाइट का मतलब ये है कि कम अंतर से आगे। और मत भूलिए कि मुजफ्फरनगर में 19 में भी संजीव बालियान जो हैं वो बहुत ही कम अंतर से जीते थे। करीबी मामला था, 6500 के आसपास ही पिछली बार उनकी बढ़त थी। और यहां पर चौधरी अजीत सिंह आरएलडी
2019 में उनका मुकाबला फंसता हुआ नजर आया था। क्या एक बार फिर से माना यह जाए कि जाटलैंड, मुजफ्फरनगर, यहां पर मुश्किल बढ़ सकती है बीजेपी की? वरिष्ठ पत्रकार जो दो हमारे साथ मौजूद हैं, बारी बारी से जरा उन्हीं से समझ लेते हैं। रामकृपाल जी, पहले आप आ जाइए सर। निश्चित रूप से जो आप दिखा रही हैं, करीब करीब ये 2019 में जो हुआ था उसी का है। अभी तक एक आजमगढ़ की सीट है जिसको आप दिखा रही हैं कि वो हार सकते हैं। 2019 में बीजेपी यहाँ से हार गई थी। बाई इलेक्शन में इसलिए बीजेपी जीत गई, हालांकि बाई इलेक्शन में जो बीजेपी को वोट मिला था वो 19 से भी कम मिला, लेकिन तब भी वो जीत गई क्योंकि मायावती 1.5 लाख वोट लेकर के अलग हो गई थी। अब सवाल इस बात का है कि इस बार जो समीकरण बनेगा क्या होता है, मायावती अखिलेश में कोई समझौता होता है, इंडिया अलायंस का स्वरूप क्या रहेगा, इस पर डिपेंड करता है। अगर वो स्वरूप, तो मैंने वही कहा कि आजमगढ़ का जो आपने दिखाया है वो वर्ष से वर्ष वही होगा जो 2019 में हुआ था, यानी बीजेपी अखिलेश जी की सीट थी, हार गई थी। रही बात जो अभी आपने ये दिखाया बालियान जी का, बालियान जी का देखिए, वो जाहिर सी बात है कि चौधरी चरण सिंह का एक पारंपरिक वो माना जाता है, और वहाँ से अजीत सिंह जैसे उनकी सीट पर से कोई हार जाए, ये अपने आप में बड़ा आश्चर्य था। तो अंतर है, कम है, लेकिन यह है कि क्लियरली ये हार रहे हैं बालियान, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो कमोबेश सर बिल्कुल पीली लाइट जल रही है यहाँ पर, और पीली लाइट का मतलब ये नहीं है कि हार रहे हैं। पीली लाइट का मतलब ये है कि मामला फंसा हुआ है, अंतर कम रह सकता है, मामला किसी भी तरफ जा सकता है। और इसी वजह से मैंने इसको जाटों से जोड़ा, क्योंकि जाटलैंड के तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस पूरे इलाके की पहचान है, और जाट जो है वो एक वोटर के तौर पर अपना दबदबा दिखाता आया है। ऐसे में यहाँ पर अगर संजीव बालियान फंसे हुए नजर आ रहे हैं तो उसे किस रूप में समझा जाए? नहीं, देखिए, मेरा एक कहना है कि अगर जैसा आपने अभी तक दिखाया है तो करीब करीब एक बात तो तय है कि जो आपने अभी दिखाया है ओवरऑल कि 300 से 335 तक का वीआईपी सीट भी करीब करीब 2019 को रिपीट करती दिखाई पड़ रही है। तो कम से कम ये तो अभी तक की जो स्थिति है उसमें आप देख लीजिए, जहां बीजेपी कमजोर रही है जिन सीटों पर, उन पर भी वो जीतती हुई, जैसे बालियान आज भी जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आजमगढ़ वाली सीट, जैसा मैंने आपको बताया, डिपेंड करेगा कि इंडिया अलायंस किस शक्ल में उत्तर प्रदेश में आता है जी। तो कुल मिलाकर के बीजेपी 2019 रिपीट करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अभय सर, देखिए, चुनाव के बाजार में ये खबर गर्म है कि जाट वोट जो हैं वो फ्री फ्लोटिंग हो गए। जाट वोटर जो हैं वो पहले की तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रह गए हैं, और हरियाणा में जाट वोट इस बात से नाराज़ हैं कि भाजपा ने उनसे सत्ता छीन ली है और उनके खिलाफ गैर जाटों को गोलबंद कर दिया है। पंजाब के जो सिख जाट हैं वो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी नहीं रहे, आज भी उनके साथ नहीं है। और राजस्थान के जाट वोटों ने अभी विधानसभा में दिखाया है कि उन्होंने, कांग्रेस हार जरूर गई है लेकिन उन्होंने वोट कांग्रेस को दिया है। जो जाट बेल्ट है उसमें कांग्रेस जीती है। तो भाजपा भी इस बात को देख रही है, समझ रही है, इसीलिए एक जाट नेता को उत्तर प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था। इसीलिए अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चरण सिंह की 51 फुट ऊंची प्रतिमा को माल्यार्पण किया। तो चरण सिंह की जो राजनीतिक विरासत है उसको पूरी तरीके से तमाम पार्टियां, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी, उसका विनियोग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जो संजीव बालियान की सीट है वो उसका एक संकेत भर है कि संजीव बालियान पिछली बार भी बहुत मुश्किल से जीते थे, और इस बार उनके जीतने की मुश्किलें बढ़ी हुई लग रही हैं, क्यों? कारण साफ है। कारण साफ है, और जो आपने कारण गिनाया वो जाट वोटर है जो किसी भी तरफ जा सकता है, किसी एक पार्टी के पीछे मजबूती से खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये महत्वपूर्ण बात आपने रखी है। मैं आऊंगी राकेश सर, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन पहले जरा कुछ और जो वीवीआईपी उम्मीदवार हैं उनके बारे में दर्शकों को जानकारी दे देते हैं, और जरा महिला जो वीवीआईपी कैंडिडेट्स हैं अब उनकी भी बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, और जब महिला वीवीआईपी कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो फिर एक नाम 2019 लोकसभा चुनाव में जिसने अपनी धमक इस रूप में महसूस कराई थी कि पटखनी दे दी थी राहुल गांधी को। जी, मैं स्मृति ईरानी का जिक्र कर रही हूं। 2024 में अमेठी से स्मृति ईरानी की राह कितनी आसान, कितनी मुश्किल, जानते हैं। 4, 3, 2, 1। बड़े अंतर से आगे स्मृति ईरानी
अमेठी की सीट गांधी परिवार का गढ़ रही है ये सीट, और 2019 में स्मृति ईरानी ने इस सीट पर राहुल गांधी को पछाड़ा था, जीत दर्ज की थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाली अमेठी में बीजेपी की ये कैंडिडेट सेंधमारी कर देगी, लेकिन स्मृति ईरानी ने ये करके दिखाया। और इस बार भी अमेठी लोकसभा सीट स्मृति ईरानी बड़ी बढ़त के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं अमेठी में। मतलब गांधी परिवार के लिए अमेठी की सीट पर नो वैकेंसी। अभय दुबे जी। देखिए रोमाना जी, जहाँ तक राजनीति में हार जीत का प्रश्न है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी 5 बार चुनाव हारे, 4 प्रांतों से अलग अलग लड़े थे। बलराज मधोक चुनाव हारे। अरुण जेटली जीवन में कभी कोई चुनाव नहीं जीत पाए, कई पदों पर मंत्री रहे। राहुल गांधी जी चूंकि वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे थे, तो किसी हद तक अमेठी के लोगों को लगा कि शायद उनका इंक्लिनेशन उधर है, इसलिए ये परिस्थितियां बनी। लेकिन आज बहुत नाराजगी और गुस्सा है अमेठी के लोगों में स्मृति ईरानी जी के प्रति। आप जाकर वहां अपने लोगों से कहिए, सर्वे कराएं। आज का जो आपका सर्वे है या अभी 2-3 दिन से आप जो सर्वे कर रहे हैं, ये तब है जब इंडिया के गठबंधन दलों का, अलायंस का या सीट शेयरिंग फाइनलाइज नहीं हुई है। इसलिए हो सकता है कि ये नंबर आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हो, लेकिन वास्तविकता का धरातल ये नहीं है। जो अभय दुबे जी ने बात कही है, मैं भी उसी लाइन पर बात करने वाला था। जो कांग्रेस अपने दम पर जीतती आई, अपने दम पर नहीं जीत सकती है। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले गठबंधन होने दीजिए और उसके बाद नया सर्वे करवाइएगा, ये यही कह रहे हैं? अमेठी रायबरेली के लिए भी अब कांग्रेस अमेठी हो, अमेठी रायबरेली की सीटें हम जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपको चौंकाने वाले परिणाम मिलेंगे, आप याद रखिएगा मेरी इस बात को। उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट, जहां से सांसद सोनिया गांधी है। 2024 में क्या हो सकता है? सोनिया गांधी 3, 2, 1। और देख रहे हैं आप किस तरीके से ये ऑरेंज लाइट जलती हुई जो ये बता रही है कि ठीक ठाक अंतर से सोनिया गांधी रायबरेली सीट से जीत दर्ज करेंगी। सोनिया गांधी रायबरेली से लगातार 2004 से जीत रही हैं। 2004, 2009, 2014, 2019 में सोनिया गांधी इस सीट से लगातार जीत दर्ज करती आ रही हैं। रायबरेली से सोनिया गांधी जीतेंगी, ठीक ठाक अंतर से जीतेंगी, सर्वे का आंकड़ा ये बता रहा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको ये दे दूं कि साथ ही साथ सर्वे के आंकड़े में ये बात भी सामने निकल कर आई कि अगर रायबरेली में कांग्रेस अपना उम्मीदवार बदलती है, मतलब अगर सोनिया गांधी चुनाव मैदान में नहीं उतरती, तो फिर रायबरेली की ये सीट कांग्रेस के लिए फंस सकती है। ये भी तस्वीर इस सर्वे में उभरी है। आगे बढ़ते हैं, अगली सीट की बात करते हैं। और अगली सीट जो है वो मैनपुरी की सीट है। मतलब मुलायम सिंह यादव परिवार के गढ़ वाली ये सीट है और यहां पर दाव पर किस्मत डिंपल यादव की। 3, 2, 1। और हरी बत्ती जल गई है। मतलब बड़े अंतर से डिंपल यादव मैनपुरी की सीट पर जीत दर्ज करेंगी। परिवार की सीट रही है मैनपुरी की सीट, खुद मुलायम सिंह यादव इस सीट पर जीतते आए हैं। और डिंपल यादव ने 2022 में जब उपचुनाव हुआ तो इस सीट पर जीत दर्ज की। अब तस्वीर यही कि मैनपुरी में 2024 में भी डिंपल यादव अगर इस सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगी तो फिर बड़े आराम से, बड़े अंतर से जीत दर्ज करेंगी। अगली सीट का रुख करते हैं और अगली सीट जो है वो बीजेपी के सहयोगी दल, अपना दल सोनेलाल की उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल वाली सीट है। और इस सीट पर क्या होगा देखिए। 3, 2, 1। तो जीत दर्ज कर रही हैं अनुप्रिया पटेल भी, बड़े अंतर से अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर की अपनी सीट पर पकड़ बनाए हुए और उस सीट पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही हैं। अनुप्रिया पटेल भी 2014 से लगातार इस सीट को जीत रही हैं। 2014, 2019 और 24 में भी अनुप्रिया पटेल बड़े अंतर के साथ मिर्जापुर से जीत दर्ज करेंगी। ओपिनियन पोल का बड़ा आंकड़ा आपके सामने। आगे बढ़ती हूं मैं, प्रयागराज की बात करेंगे और प्रयागराज की सीट जहां से फिलहाल सिटिंग एमपी बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी। 2024 में क्या हो सकता है देखिए। 5, 4, 3, 2, 1। तो ठीक ठाक अंतर से रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करेंगी। राहत की खबर इलाहाबाद सीट से रीता बहुगुणा जोशी के लिए सामने आ रही है। 2019 में रीता बहुगुणा जोशी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी। रीता बहुगुणा जोशी आप जानते हैं कि वो कांग्रेस से जुड़ी रही, कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में आई। बीजेपी ने 2019 में उन्हें लोकसभा चुनाव मैदान में उतारा और उन्होंने प्रयागराज सीट पर जीत दर्ज की थी। आगे बढ़ते हैं, अगली सीट कृष्ण की नगरी है,
मथुरा है। हेमा मालिनी 2014 से यहां जीत दर्ज कर रही हैं और पिछली बार चुनाव में यह भी कहा था कि अगली बार वो शायद चुनाव ना लड़े। अब इस बार क्या होगा? कम अंतर से आगे फिलहाल हेमा मालिनी यहां पर नजर आ रही हैं। मतलब मथुरा से जीत की हैट्रिक लगाना हेमा मालिनी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। कम अंतर से फिलहाल आगे हेमा मालिनी इस सीट पर नजर आ रही हैं। मतलब इस सीट पर कहीं ना कहीं फंस सकती है पार्टी अगर हेमा मालिनी को ही दोबारा रिपीट किया जाए। तो कमोबेश ये जो तस्वीर उभर रही है, काफी कुछ तस्वीर वैसी ही जैसी 2019 में रही थी, जिसका जिक्र कुछ पैनलिस्ट कर भी रहे थे। लेकिन राकेश सिन्हा जी, कुछ ऐसी सीटें जहां पर पिछली बार कंफर्टेबल जीत पार्टी ने हासिल की, वहां पर या तो अंतर घट रहा है या कम अंतर से जीत दर्ज होने की बात सामने आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, क्या है कि मोदी जी की योजनाओं को जो लागू किया गया, कुछ सांसदों को और मेहनत करके जनता तक संवाद करना पड़ेगा। मुझे लगता है जहां संवाद की थोड़ी कमजोरी है वहां ऐसी स्थिति लग रही है, क्योंकि लाभार्थी का बड़ा वर्ग पैदा हुआ। अब जन औषधि केंद्र में जहां 2500 की मेडिसिन 250 में मिलती है, ये जनता तक से पहुंचाने की बात है। मुझे लगता है कि जब मोदी मैजिक में कोई भी विपक्ष की सीट सुरक्षित नहीं है, चाहे मैनपुरी हो या रायबरेली हो। और आपको मैं एक बात आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, हम अमेठी तो जीतेंगे। इसका कारण है रायबरेली के लोगों ने अमेठी को देखा है। जब राहुल जी वीवीआईपी चले गए दक्षिण, तो अमेठी का विकास हुआ। स्मृति जी ने संसद के भीतर और संसद के बाहर एक सांसद के रूप में काम किया। अब रायबरेली के लोग क्यों सफर करें? वो नेहरू खानदान को लेकर क्यों ढोते रहे हैं? उनको विकास चाहिए। इंदिरा गांधी हार चुके हैं रायबरेली से। तो मैं कहता हूं रायबरेली की सीट इस बार सबसे असुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये तो आपने बड़ा चैलेंज दे दिया यहाँ पर। अब मुझे लगता है कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे जी के पास हमें चलना पड़ेगा, वो जवाब देना चाहेंगे इस बात का। जी आइए अभय जी। रोमाना जी, मैं चुनौती देता हूं, राकेश सिन्हा जी मेरे विद्वान दोस्त या इनकी सांसद महोदया से पूछकर आ जाएं, स्मृति ईरानी से। कांग्रेस पार्टी जब अमेठी में चुनाव लड़ती थी तो भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, रेल नीर की जो फैक्ट्री है वो लगाई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर हमने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ऐसे लंबे संस्थान में गिना सकता हूं जो अमेठी को कांग्रेस पार्टी की सरकारों में दिए हैं। मैं चुनौती देता हूं, 2 बड़े संस्थानों के नाम बता दे राकेश सिन्हा जी। बड़ी बातें करने से नहीं होगा। अगर ये परिस्थितियां हैं जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो मुझे लगता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इनकी अहंकारी सत्ता के ध्वंस का कारण बनेंगे। ये हो सकता है प्रभु की यही इच्छा हो। यही उत्तर प्रदेश का परिदृश्य जो सामने आ रहा है, जिस पर 350 सीटों का ये दावा कर रहे हैं, वहां यूपी में अगर ये हाल है तो जो मैं बात कह रहा था वो सही साबित होती दिखाई दे रही है कि यूपी से भगवान राम ही इनका पराभव प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, राकेश जी जवाब दीजिए सर। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम लोग सांसद के रूप में काम करते हैं। राहुल गांधी और सोनिया जी, बाकी लोग सामंत की तरह काम करते हैं। सामंत और सांसद के अंतर को देख लीजिए, वही हमारी जीत का कारण बन रहा है। और दूसरी बात, भगवान राम के नाम पर हम राजनीति नहीं करते, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। आज तो खुश होकर कहिए, कांग्रेस पार्टी प्रस्ताव पारित करे कि भगवान राम के मंदिर पर जो उन्होंने स्टैंड लिया था सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पहले, वो गलत था, ऐतिहासिक भूल थी, हिस्टोरिक मिस्टेक, ये हिमालयन ब्लंडर था। क्या कांग्रेस पार्टी हिम्मत है? आज भी कांग्रेस पार्टी के पास मौका मिले, कोई और कोर्ट होता सुप्रीम कोर्ट से ऊपर, तो कपिल सिब्बल वहां जाकर इसकी प्ली करते, इस मंदिर का निर्माण ना हो। ये तो बाबरीवादी लोग हैं। ये अभी भी बाबरी मस्जिद को बनाकर रखना चाहते हैं। इनका बस चलेगा तो राम मंदिर को तोड़कर ये बाबरी मस्जिद बना देंगे। 2024 चुनाव में दिग्गजों की सियासी तकदीर कैसी रह सकती है, इसी को लेकर वीवीआईपी वाला ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज पर आज आप देख रहे हैं। और अब जिन कुछ सीट्स की हम बात करने वाले हैं, उसमें उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी वाली जो सीट है, उसी से मैं शुरुआत करूंगी। लखीमपुर खीरी सीट, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की यह सीट है और वहां 24 में क्या हो सकता है, आइए जानते हैं। 3, 2, 1। पीली बत्ती जलती हुई, मतलब
ये वीवीआईपी ओपिनियन पोल में अजय मिश्रा टेनी के लिए लखीमपुर खेरी की सीट इस बार बहुत सुरक्षित नजर नहीं आ रही है। देखिए 2014-2019 में अजय मिश्रा टेनी ने इस सीट पर जीत दर्ज की, लेकिन इस बार अंतर कम नजर आ रहा है फिलहाल। और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 14 के मुकाबले 19 में तो बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी अजय मिश्रा टेनी ने, लेकिन इस बार मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, एक और सीट की बात करते हैं। पीलीभीत सीट है ये, वरुण गांधी यहां से सांसद हैं। 5 4 3 2 1। बड़े अंतर से आगे पीलीभीत सीट से वरुण गांधी बड़े अंतर से आगे रहने वाले हैं। 96 से पीलीभीत सीट जहां से उनकी मां मेनका गांधी जीत दर्ज करती आई चुनाव में। खुद वरुण गांधी ने पहली बार पीलीभीत सीट 2009 में जीती थी, फिर 2019 में एक बार फिर यहां से बड़ी जीत दर्ज की और 24 में भी इस सीट पर वरुण गांधी पूरी तरीके से कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्नौज की, और जहां से सांसद फिलहाल बीजेपी के सुब्रत पाठक। 4 3 2 1। करीबी मामला रह सकता है। कन्नौज की सीट पर सुब्रत पाठक के लिए रास्ता आसान नहीं रहने वाला। कम अंतर से ही फिलहाल सुब्रत पाठक आगे नजर आ रहे हैं। यादव परिवार के लिए घर की तरह है कन्नौज की ये सीट, जहां से खुद मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक तमाम लोग जीत दर्ज करते आए हैं। और ऐसे में 24 में सुब्रत पाठक के लिए ये सीट आसान नहीं रहने वाली। मेरठ का हाल जान लीजिए। राजेंद्र अग्रवाल यहां से सांसद। 2 1। बड़े अंतर से जीत राजेंद्र अग्रवाल वैसे भी जीत की हैट्रिक इस सीट से लगा चुके हैं। 9 में, 14 में, 19 में और अब 24 में भी राजेंद्र अग्रवाल के लिए मेरठ की सीट पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बड़े अंतर से जीत की तरफ बढ़ते हुए राजेंद्र अग्रवाल भी नजर आ रहे हैं। तो कमोबेश ये जो तस्वीर है, इसमें अगर कहीं पर सवाल उठता हुआ नजर आता है, जो पत्रकार अभय सर हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं रुख करती हूं और उनसे समझती हूं कन्नौज वाला मामला। सुब्रत पाठक 19 में भी हमने देखा था कि बहुत कंफर्टेबल विन नहीं था, और इस बार भी मामला उसी तरीके से फंसा हुआ नजर आ रहा है अभय सर। नहीं, बिल्कुल आपकी जो रिपोर्ट है मैं उससे कमोवेश उससे सहमत हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी गठबंधन की अगर सशक्त उपस्थिति वहां पर नहीं होती है, कोई मेरा मानना, विपक्षी गठबंधन जब मैं कहता हूं तो मैं मानता हूं कि मायावती, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और कांग्रेस, इन सबको मिलाकर अगर एक सशक्त उपस्थिति नहीं होती है तो विपक्ष की चुनौती उत्तर प्रदेश में बहुत कमज़ोर होगी। भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक आधार है उत्तर प्रदेश में वो बहुत मजबूत है। मैं समझता हूँ गुजरात के बाद अगर किसी और प्रदेश में उतना मजबूत है या उससे भी ज़्यादा मजबूत है तो वो उत्तर प्रदेश है। और वो 2014 से ही लगातार बार बार इस बात को उत्तर प्रदेश साबित कर रहा है। चुनाव से पहले जो भी चर्चाएं होती हैं मंतदान में, वो चर्चाएं गलत साबित होती हैं। तो विपक्ष को अगर कोई भाजपा को चुनौती देनी है तो जुड़ के खड़ा होना होगा। एक मंच, एक राष्ट्रीय मंच पे एकता दिखानी होगी और उत्तर प्रदेश के मंच पे भी एकता दिखानी होगी, वरना कोई चुनौती टिकेगी नहीं। बिल्कुल, इसी वजह से वो जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा सामने निकल कर आया है उसमें भी तस्वीर यही उभरी कि 2019 के मुकाबले बीजेपी को उत्तर प्रदेश में और बढ़िया और ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान 24 में लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की उन्नाव सीट, जिसे साक्षी महाराज की मौजूदगी वीवीआईपी सीट बनाती है, साक्षी महाराज जो लगातार अपने बयानों के जरिए सुर्खियों में रहते हैं, क्या हो सकता है? 3 2 1। और लीजिए, पीली बत्ती जल गई है। मतलब साक्षी महाराज के लिए इस बार मामला आसान नहीं रहने वाला। कम अंतर से आगे फिलहाल साक्षी महाराज उन्नाव की सीट पर नजर आ रहे हैं, जहां से वो 14 और 19 में जीत दर्ज कर चुके हैं और 19 में बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी। अगली सीट अमरोहा की सीट, ये सीट बीएसपी के खाते में गई थी 2019 में, लेकिन इस बार बीएसपी के सांसद दानिश अली, उनकी सीट खतरे में। सीट जा सकती है, हाथ से निकल सकती है दानिश अली के। बीएसपी के दानिश अली ने 2019 में इस सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 24 में यहां पर खतरा और खतरे की घंटी बजती हुई आपने सुना। अगली सीट गाजीपुर की सीट। 3 2 1। गाजीपुर की सीट पर भी खतरे की घंटी बज गई है। गाजीपुर की सीट अफजाल अंसारी ने बीएसपी के टिकट पर ही यहां पर जीत दर्ज की थी, लेकिन अमरोहा की तरह बीएसपी के हाथ से गाजीपुर की सीट निकलती हुई अफजाल अंसारी
हारते हुए नजर आ रहे हैं। हम सीधे रुख करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय सर, ये वो सीट है, खासतौर से अमरोहा की सीट, गाजीपुर की सीट, जहां पिछली बार बीजेपी हार गई थी, लेकिन इस बार वो सांसद जिन्होंने जीत दर्ज की थी बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर, वही घिरे हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं की सीट खतरे। अभी तक जितनी भी वीआईपी सीटों का सर्वे आपने दिखाया है उसमें केवल 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें लाल बत्ती जली है, यानी वहां के उम्मीदवार हार सकते हैं। एक जगह भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने का अंदेशा है, आजमगढ़ में, और अमरोहा और गाजीपुर में बहुजन समाज पार्टी को और उनके जो सिटिंग एमपी हैं उनको। अब देखिए दानिश अली को, देखिए दानिश अली तो अब भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे या नहीं बनेंगे ये भी तय नहीं है। उनको तो अभी बहुजन समाज पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। और जो मुख्तार अंसारी के भाई हैं उनको भी कोई वो नहीं है कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये लोग जिन पार्टियों से चुनाव लड़े थे उन पार्टियों से दोबारा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इसमें भी शक है। तो एक तरह से देखा जाए तो इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में जो मौजूदा एमपी हैं उनकी स्थिति, राजनीतिक स्थिति अस्थिर है। जहां तक आजमगढ़ का सवाल है, आजमगढ़ में हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी निरहुआ को दोबारा टिकट दे दे, लेकिन वहां उसे अखिलेश का मुकाबला करना पड़ सकता है। और ऐसी स्थिति में या समाजवादी पार्टी किसी दूसरे मजबूत उम्मीदवार का मुकाबला करना पड़ सकता है। सटीक आकलन कर रहे हैं अभय सर आप। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, फिलहाल हम छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। 50 सीटों पर वीवीआईपी सीटों पर वीवीआईपी की सियासी किस्मत को लेकर ओपिनियन पोल लगातार जारी है।